हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 15 पर। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया गया है, उसमें कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको ग्राउंड पर आने के लिए 5 सेकंड लग रहा है। कौन सी हाइट से? 5 मीटर की हाइट से। और ये जो कुछ चल रहा है ये कोई और प्लेनेट पर चल रहा है। तो आइए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है। जब ये इनिशियल स्टेज पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, इसको ग्राउंड पर आने के लिए 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये टी जो है हमारा टाइम क्या है? 5 सेकंड है। और हाइट इसकी जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 5 मीटर की। 5 मीटर दी गई है हाइट। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन कितना है, हमें ये बताना है। तो आइए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपको दिया गया है u आपका 0 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इनिशियली ये 0 पर था। इसके बाद आपको दिया गया है s यानी डिस्प्लेसमेंट, वो आपको दिया है 5 मीटर का, 5 मीटर है। नेक्स्ट आपको t दिया गया है, जो कि अभी हमने देखा 5 सेकंड। अब हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट यहां पर हमारे पास g फाइंड करना है, तो हम यहां पर जी टी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको जो जो वैल्यू दी गई है उन सब की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी यहां पर है। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। s यहां पर हमारे पास क्या है? 5, तो लिख दो 5। यहां पर u हमारे पास 0 दिया गया है, तो 0 इंटू टी का वैल्यू यहां पर 5 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 प्लस हाफ, ऐसे ही आ जाएगा। g हमें फाइंड करना है, तो g को ऐसे ही लिख दो, और t फिर से यहां पर हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। 5 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 5 जीरो जा 0 प्लस हाफ को भी हम ऐसे ही लिखेंगे इंटू जी इंटू 5 5 जा 25। आइए यहां पर बाजू में सॉल्व करते हैं। 5 इज इक्वल टू 0 प्लस ये जो 25 है ये अपसाइड आ जाएगा, और नीचे हम 2 कर देंगे इंटू जी। ठीक है, अब जस्ट हमें रीअरेंज करना है। 25 अपॉन 2 जी इज इक्वल टू 5। जी को इधर ही रहने दो, 2 को इधर रख दो, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर 10 मिलेगा और अपॉन में 25। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.4। तो जी का वैल्यू आपको क्या मिला? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लास्ट में आप ऐसे लिखोगे, हेंस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो प्लेनेट की बात चल रही है ये कोई और प्लेनेट की बात है, अर्थ की बात नहीं चल रही है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बी वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया है? द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of its value on a। अब देखो क्वेश्चन में आपको दो प्लैनेट दिए गए हैं। ठीक है, प्लैनेट ए है, प्लैनेट बी है। दोनों के रेडियस के बारे में बात की गई है। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यानी मान लीजिए अगर इसका रेडियस r है, b का रेडियस अगर r है, तो a का रेडियस कितना होगा? r/2, हाफ होगा। यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। अगर यहां पर 4 है, b का रेडियस 4 है, तो a का रेडियस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां पर r है तो यहां पर r/2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? इफ द मास ऑफ a इज ma, अगर a प्लैनेट का मास ma है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ b, b का मास कितना होगा ये हमें बताना है। सो दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन b इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन a, मतलब जितना भी आपको b का मिलेगा वो हाफ होगा a का। प्लैनेट a में अगर g ले रहे हो आप, तो प्लैनेट b में ये g जो है वो हाफ हो जाएगा। यहां पर कहा गया है b इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन a, जो भी a पर आपको g मिलेगा उसका वैल्यू b में हाफ हो जाएगा। आया समझ में? चलो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर प्लैनेट a एंड प्लैनेट b दिया गया है। सबसे पहले हम प्लैनेट a के लिए लिखेंगे, फॉर प्लैनेट a रेडियस इज इक्वल टू r/2। अभी हमने देखा था a के लिए हमने रेडियस r/2 लिया है। यहां पर मास इसका हो जाएगा ma, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ma, इसका मास ma है। वैल्यू ऑफ g यहां पर g ही रहेगी। अब लिखेंगे हम प्लैनेट b के लिए। तो प्लैनेट b के लिए जो रेडियस है वो कितना रहेगा? वो r रहेगा, हमने देखा था
बी प्लेनेट के लिए रेडियस आर रहेगा और ए प्लेनेट के लिए रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि इसका मास हमें नहीं दिया गया है, अगर हम इसका एम ए ले रहे हैं प्लेनेट ए का, तो बी का हम मास लेंगे सपोज करके एम बी। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा इसमें? वैल्यू ऑफ जी इसका रहेगा हाफ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। जो रेडियस बी का रहेगा उसका हाफ होगा ए का, जो वैल्यू जी की रहेगी ए में उसका हाफ रहेगा बी में। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड क्या करना है हमें? मास ऑफ प्लेनेट बी यानी एम बी हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम प्लेनेट ए के लिए निकालेंगे। फॉर प्लेनेट ए क्या क्या हमें वैल्यू दी गई है? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब आइए सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हमें g इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? जी एम ए, क्योंकि सबसे पहले हम a के लिए फाइंड आउट करेंगे और r का वैल्यू क्या दिया गया था हमें? r अपॉन 2 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। g इज इक्वल टू जी एम ए ऐसे ही रहेगा अपॉन में r स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये r का स्क्वायर हमने ऐसे लिया। आगे इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो 4 को ऊपर ले लो, 4 जी एम ए अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम 1 लिख देते हैं। तो ए के लिए हमने निकाल लिया, अब हम प्लेनेट बी के लिए निकालेंगे। फॉर प्लेनेट बी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या दिया गया था हमें? जी अपॉन 2 बराबर इज इक्वल टू जी एम बी, बी के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां पर एम बी लिखेंगे और अपॉन में आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वो साइड भेज देंगे। जी स्मॉल जी यहां पर सिंगल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2g, ये 2 यहां पर चला गया और यहां पर एम बी ऐसे ही रहेगा अपॉन में आर स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। जस्ट ये 2 को हमने यहां पर भेजा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम लिख लेंगे साइड बाय साइड। इक्वेशन 1 क्या था? स्मॉल जी इज इक्वल टू 4 जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। और सेकेंड इक्वेशन g इज इक्वल टू 2 जी एम बी अपॉन में आर स्क्वायर। तो आइए दोनों को साइड बाय साइड लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 जो है वो है 4 जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिली? 2 जी एम बी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? 4 जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखेंगे यहां पर। अब ये जो पार्ट है इसका मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। 2g अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम इज इक्वल टू के ये साइड लिख देंगे। इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जब हम इसको इज इक्वल टू के ये साइड लेंगे तो r अप साइड चला जाएगा और 2g नीचे हो जाएगा। इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने उसको लिया तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा और यहां पर डिवाइड में है तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इज इक्वल टू यहां पर बच गया आपका एम बी, तो लिख दीजिए एम बी यहां पर ऐसे ही। अब हमें वैल्यू निकालना है एम बी की, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आया समझ में? तो यहां पर आपके पास क्या बच जाता है? 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी, तो मिल गया हमें एम बी का वैल्यू। तो लास्ट में आप फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे, द मास ऑफ प्लेनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ प्लेनेट ए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सी में आपको कहा जा रहा है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on the earth. अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया गया है 5 kg एंड वेट उसका दिया गया है 49 न्यूटन। ये वैल्यूज अर्थ की दी गई है। आपको पूछा गया है व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून। मून पर इसका मास और वेट क्या होगा हमें बताना है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून 1/6 है अर्थ से। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट इज इक्वल टू mg। गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है? मास दिया है 5 kg का एंड वेट दिया है 49 न्यूटन। फॉर्मूला हम यूज करेंगे वेट इज इक्वल टू mg का। वेट आपको यहां पर दिया गया है 49, m यहां पर आपको 5 दिया गया है तो यहां पर 5 लिख दीजिए। g हमें फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे? 49 यहीं पर रहेगा और ये 5 को हम इज इक्वल टू के ये साइड लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा। इज इक्वल टू जी ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या मिला? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून दिया गया था 1/6, ठीक है, इंटू 9.8 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.6
634 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से आप क्या करोगे, वेट का फॉर्मूला लगाओगे, W इजिकल टू एम जी। एम हमारे पास यहाँ पर 5 दिया गया था, जी का वैल्यू अभी हमने निकाला 1.634, तो यहाँ पर हमें W क्या मिलेगा, इसको जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 8.170 न्यूटन। ये रहा आपका वेट। चलो एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो। अब आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन डी। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड यानी ऊपर साइड थ्रो किया गया और उसने 500 मीटर की एक हाइट को रीच किया। इसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है कि जब वो ऊपर चला गया तो उसके बाद नीचे भी आएगा, तो जब वो नीचे आ रहा है तो उसको आने में कितना टाइम लगा ये हमें बताना है। और यहाँ पर साथ ही हमें क्या बताया गया है, जी हमें अज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए इसको और क्लियरली समझते हैं डायग्राम के थ्रू। एक ऑब्जेक्ट है जिसको अपवर्ड थ्रो किया गया, जब ऊपर फेंका गया तो इसने 500 मीटर की एक हाइट को रीच किया, तो ये हमारा हो जाएगा एस। जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया तो कुछ देर तक ये इस स्टेज में रहेगा, तो वहां पर हमारा वी 0 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जब ये डाउनवर्ड आएगा तो उसमें कितना टाइम लग रहा है ये हमें बताना है, यानी यहां पर हमें टी फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, जब ये अपवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड आ रहा है, तो पहले हम अपसाइड यानी वर्टिकली जब ये ऊपर जा रहा है उस कंडीशन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। s इज इक्वल टू 500 मीटर। क्या है ये है हमारी हाइट जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद g यहां पर हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, बट इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट जो जा रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। हम पहले क्या कर रहे हैं, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए हम फाइंड करेंगे। तो जब वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन तो लगेगा, क्योंकि जब वो अपसाइड जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने जी को माइनस में लिया है। फाइंड हमें क्या क्या करना है, u1 हम क्यों लिख रहे हैं, वैसे तो u लिख सकते हैं हम, अपसाइड जा रहा है और उसके बाद वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जब आएगा तो वो u2 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम u1 ले रहे हैं। इसको हमें फाइंड करना है, ये हमारी है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसी के साथ हमें टाइम भी फाइंड करना है, कितना टाइम उसे अपवर्ड से डाउनवर्ड आने में लगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए टाइम टेकन। अब आइए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, टी आपको फाइंड करना है, एस दिया गया है और जी दिया गया है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पर u1 ले रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर u1 फाइंड करना है, इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं फाइंड करने के लिए। वी स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे, ये माइनस में है, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो u1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 को ऐसे ही रखेंगे, ये a जो है g में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर g दिया गया है, इनटू s ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वी स्क्वायर हमारे पास क्या दिया गया है, 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 लिख दो या 0 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आने वाला है। u1 स्क्वायर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, 2 ऐसे ही रहेगा, इनटू g क्या दिया गया है -10, तो उसको ब्रैकेट में लिख दो -10, इनटू s यहाँ पर हमारे पास 500 है, तो लिखो 500। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ये 0 ऐसे ही रहेगा, u1 स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, प्लस ये हो जाएगा -20, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बाद में इसको हम ओपन कर लेंगे, इंटू 500 ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 500। इसके बाद हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 500। देखो यहाँ पर 3 0 है, तो पहले 3 जीरोस ऐड कर लो, ये 3 0 हो गया, 2 5 10, तो हो गया 10,000। अब ये -10,000 को हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये माइनस का ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू u1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये स्क्वायर का बन जाएगा रूट, और 10,000 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बच जाएगा u1 हमें फाइंड करना था। अब देखो 10,000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 100 इज इक्वल टू u1। तो हमें u1 क्या मिला, u1 हमें मिला 100 मीटर पर सेकेंड। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ
तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे v इज इक्वल टू u1 प्लस at1। t1 इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि t2 भी हमें फाइंड करना है। t1 और t2 को प्लस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना उसे टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। v इज इक्वल टू u1 प्लस ये a के बदले हो जाएगा g, t1 ऐसे ही रहेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v का वैल्यू 0 था, u1 अभी हमने फाइंड किया है 100, तो यहाँ पर 100 लिख दो, प्लस g हमने लिया था -10, t1 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू यहाँ पर t1 ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 t1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो -10 t1 है उसको इज इक्वल टू के ये साइड ले लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 100। t1 हमें फाइंड करना है तो t1 इज इक्वल टू ये 10 को इधर भेज दो, ये 100 ऐसे ही था, इधर पर ये मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। t1 हमें क्या मिला 10 सेकेंड। अब हम फाइंड करेंगे डाउनवर्ड के लिए, जब वो ऊपर गया था तो t1 हमें क्या मिला 10 सेकेंड। अब हमें t2 फाइंड करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि टोटल टाइम कितना लगा उसे अप से डाउन में आने में। तो सेम वैसे ही करेंगे। एस हमें जो दिया गया था 500 मीटर सेम ही थी वो तो हाइट, जी हमें यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब ये अप साइड से डाउन साइड आ रहा है इसीलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में ये नहीं है। t1 फाइंड करने में हमने g को माइनस में इसीलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वो ऑब्जेक्ट जा रहा था। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट में है, अप से डाउनवर्ड आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं यूज़ करेंगे। u2 यहाँ पर 0 ही रहेगा, t2 यहाँ पर हमें फाइंड करना है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, हमारे केस में क्या बन जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये हो जाएगा g2 स्क्वायर। t2 हमें फाइंड करना है इसीलिए यहाँ पर हमने t2 लिया है। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। s का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 500 है, इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 है, देखो यहीं पर हमने लिया है, इंटू t प्लस हाफ इंटू जी यहाँ पर हमारे पास 10 है तो 10 लेंगे, t2 स्क्वायर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देयरफॉर 500 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 हो जाएगा तो वो मैं नहीं लिखूंगा, हाफ इंटू 10 इंटू t2 स्क्वायर। अब इसको कट करो, 2 1 2, 2 5 10, 500 इज इक्वल टू 5 इंटू t2 स्क्वायर। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस 500 को यहीं पर रखेंगे, ये 5 को यहाँ पर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू t2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपको 100 मिलेगा। सेम जैसे वहाँ पर किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे हम। t2 स्क्वायर को हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के ये साइड लाओगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। देयरफॉर यहाँ पर भी 10 मिलेगा आपको, तो आपका t2 क्या मिला, t2 यहाँ पर भी आपको 10 ही मिला। तो टोटल टाइम टेकन हम कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे 10 द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच बैक टू अर्थ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। आइए अब ई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। Assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। एक टेबल है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, वो फॉल होता है डाउन साइड, मतलब टेबल से वो नीचे आता है, उसको आने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा t और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास 0 रहेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन t दिया गया है हमें 1 सेकेंड, g अज्यूम करने को कहा गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u हमने 0 लिया। फाइंड क्या करना है हमें, v फाइंड करना है जो कि है फाइनल वेलोसिटी, s फाइंड करना है, ये है हाइट ऑफ टेबल। ठीक है, ये दो चीज हमें फाइंड करना है। अब आइए सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हमारे केस में ये मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा u प्लस जी टी। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर v हमें फाइंड करना है तो v को ऐसे ही लिखो, u यहाँ पर हमारे पास 0 है, प्लस g हमें यहाँ पर 10 दिया गया है, इंटू t यहाँ पर 1 है। देयरफॉर v इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10। तो क्या मिला हमें, देयरफॉर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपको मिला v। अब आपको फाइंड करना है हाइट। फिर से लिखो नाउ
फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, क्या है हमारे पास, कौन सा है फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं जी टी स्क्वायर, अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। u का वैल्यू यहां पर 0 है, t यहां पर 1 है, प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा, g हमने लिया था 10, t का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। सॉल्व करो आगे, यहां पर 0 आएगा, प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा, और इनटू में यहां पर 10 रहेगा। यहां पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहां पर s हमें क्या मिला 5 मीटर। हाइट कितनी थी 5 मीटर की थी। लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे स्पीड ऑफ द बॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और हाइट ऑफ द टेबल क्या था 5 मीटर, जो हमें अभी मिला s। चलो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। अब आ जाइए क्वेश्चन f को सॉल्व करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10⁻24 kg एंड 7.4 इंटू 10⁻22 kg रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। यूज g इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। सबसे पहले ये समझिए, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि मासेस ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून का मास दिया गया है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ का है, 7.4 इंटू 10⁻22 ये मून का है। इसके बाद मून एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताया गया है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तभी जाके आपको आंसर मिलेगा प्रॉपरली, क्योंकि जी यहाँ पर हमें अज्यूम करने को कहा गया है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अर्थ है और मून है, दोनों के मासेस दिए गए हैं। अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg में है, और मून का दिया गया है 7.4 इंटू 10⁻22, ये भी kg में है। इसके बाद बताया गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 3.84 इंटू 10⁵, ये आपको दिया गया है किलोमीटर में। अब इसी के बेसिस पे हम आइए लिखते हैं गिवन ME यानी मास ऑफ अर्थ आपको दिया गया है 6 इंटू 10⁻24 kg। कैपिटल M और स्मॉल m लिख रहा हूं यहां पर। मास ऑफ मून कितना दिया गया है 7.4 इंटू 10⁻22, ये भी kg में ही दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉल r लिखेंगे, कैपिटल R भी लिख सकते हैं आप, 3.84 इंटू 10⁵, ये आपको दिया गया है किलोमीटर में। ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10⁵ है, इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻3 से, यानी 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा मीटर में। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 3.84 इंटू, ये 10 को ऐसे ही रखो, जो पावर है 5 + 3 करोगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा 8। तो ये हो गया आपका मीटर में कन्वर्जन। फाइंड क्या करना है हमें, F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, F इज इक्वल टू GM अपॉन में R²। अब देखो फॉर्मूले में यहाँ पर M दिया गया है, हमारे पास 2 M है, ME और MM, मतलब मास ऑफ अर्थ भी है और मास ऑफ मून भी है, तो दोनों ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं ME MM अपॉन R², अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। जी का वैल्यू हमें दिया गया था 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24, फिर से इंटू, और मास ऑफ मून दिया गया था 7.4 इंटू 10⁻22, और अपॉन में R²। R क्या है हमारे पास 3.84 इंटू 10⁻8, इसका स्क्वायर। अब देखो सिंपली क्या करना है आपको, ये जो 10⁻2 वाले जितने भी हैं उसको साइड में हटा दो, और जो 6.76 और 7.4 इसको हम सेपरेट लिखेंगे। तो देखो कैसे आएगा, 6.7 इंटू ये जो 6 है इसको अलग लिख लो, और ये जो 7.4 है इसको अलग लिख लो। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए और आसानी से आपको समझ में आ जाए। अपॉन में 3.84 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करते हैं 2 टाइम्स लिख देते हैं, 3.84 इंटू, अब यहाँ पर 10⁻8 जो है इसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो देखो ऊपर क्या क्या बच जाता है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22, जितने भी रेस टू वाले पावर में थे उसको हमने हटा लिया, और यहाँ पर नीचे 10⁻8 था, तो
ये हो जाएगा 16, क्योंकि 8 को 2 टाइम्स लिखोगे तो आपका स्क्वायर बनेगा 16। अब स्टूडेंट्स इसको बड़े ही ध्यान से समझना, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, तो अप साइड में आपको मिलेगा 297.48। पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए 6.7 इंटू 6 को, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए 7.4 को, या आप डायरेक्टली तीनों को भी एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अप साइड में आपको 297.48 मिलेगा, और डाउन साइड में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 14.74 इंटू, यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी पावर वाले हैं इनको सबको अप साइड लेना है, एक लाइन में करना है। 10⁻⁻11 प्लस 24 प्लस 22, अब ये जो 16 है इसको अप साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो 11 माइनस 24 करोगे आपको 13 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये जो दो चीज़ें दी गई है 24 और ये 11, इनको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर 13 मिलेगा। और ये जो 22 एंड 16 है, 22 को 16 से माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻19। तो यहाँ पर हमें 10⁻19 मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 20.18। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 20 बना देता हूँ 10⁻20, और यहाँ पर ये एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2.0, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। चलो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। नेक्स्ट ये लास्ट वाला है, क्वेश्चन जी में देखो क्या कहा जा रहा है। द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 Newton, what is the mass of the sun? Use G is equal to 6.7 into 10⁻11 Newton meter square kg minus 2. यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, सन है और अर्थ है। अर्थ का मास यहाँ पर आपको दिया गया है 6 इंटू 10⁻24 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताया गया है 1.5 इंटू 10⁻11। आइए गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आपको दिया गया है F 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन में दिया गया है। ये आपका है फोर्स। नेक्स्ट चीज आपको दी गई है मास ऑफ अर्थ, कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg में। यह है आपका मास ऑफ अर्थ। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में अगर आप नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। फाइंड आपको करना है मास ऑफ सन। इसके अलावा आपको जी दिया गया है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला हम सेम फोर्स वाला ही यूज करेंगे। डायरेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं F इज इक्वल टू जी MEMS अपॉन में R स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर R लिखना भूल गया मैं, R क्या था, R हमारे पास दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। F दिया है आपको 3.5 इंटू 10⁻22 इज इक्वल टू G कितना है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना दिया गया है 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ सन हमें फाइंड करना है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में R स्क्वायर आपको दिया गया है R 1.5 इंटू 10⁻11, इसका हम स्क्वायर लेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 3.5 इंटू 10⁻22 को ऐसे ही रखोगे। ये जो 1.5 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप साइड में आ जाएगा 1.5, इसको हम दो बार लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 था तो यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर लोगे तो आपको मिलेगा 22, अपॉन में आ जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24। यहाँ पर हम इज इक्वल टू MS लिख रहे हैं क्योंकि हमें मास ऑफ सन निकालना है। अब इसको रिवर्स कर लो, जस्ट मास ऑफ सन को इज इक्वल टू के ये साइड लिख दो, और जितनी भी वैल्यूज है को वन साइड लिखो और पावर वाले को अलग हटा दो, जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3.5 इंटू, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, 1.5 आपका बन जाएगा 2.25, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर 6.7 इंटू 6 निकालना है, और पावर वाले में यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 10⁻22 इंटू 10⁻22 दो बार है, इंटू 10⁻, यह माइनस में 11 था, अप साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इंटू यहाँ पर प्लस में था 24, अप साइड जाएगा तो
ये बन जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू अप साइड वाले को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7.87, डाउन साइड वाले को सॉल्व करोगे तो मिलेगा 40.2, इनटू में 10 रेज टू, इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 55, यहाँ पर माइनस करना है 24 को, इन दोनों को सॉल्व करोगे डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 0.196, इनटू इन दोनों को सॉल्व करोगे 55 माइनस 24 करोगे तो मिलेगा 31, तो 10 रेज टू 31। अब हम क्या करते हैं, ये 10 रेज टू 30 कर देते हैं और इस पॉइंट को बाजू में एक शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1.96। तो लास्ट में क्या मिला हमें, मास ऑफ सन इज 1.96 इंटू 10 रेज टू 30 kg। चलो एक बार अच्छे से पूरा सोल्यूशन देख लो, और यहां पर आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, जो कि आपके एक्सरसाइज में दिया गया था पेज नंबर 15 पर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।